कैसे हो? तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला? अमर ने एक नजर प्रदीप की तरफ देखा। अरे यार, वो कल बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया था कि तू वापस आने वाला है। अच्छा सुनना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना कहकर प्रदीप बाहर खाना लेने चला गया। इधर अलीशा और अमर एक दूसरे के सामने होते हुए भी खामोश थे। तभी अमर की नजर अलीशा की एंगेजमेंट रिंग पर पड़ी। तुमने सगाई कर ली? अमर के ये कहते ही अलीशा ने अपना हाथ दुपट्टे से छिपा लिया, जैसे उसे गिल्ट हो रहा हो। तुम्हें कोई सबूत मिला जो ईडी के सामने रख सको? अमर ने हैरानी से अलीशा की तरफ देखा। क्या इसे सच में मेरी अभी भी परवाह है? क्या हुआ? कहाँ खो गए? तभी अलीशा की नजर वहाँ टेबल पर पड़े पेपर्स पर पड़ी, जो बिहार के पशुपालन विभाग के थे। अमर बिहार पशुपालन विभाग के बारे में रिसर्च क्यों कर रहा है? पर इतने में प्रदीप वापस आ गया और अलीशा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। क्या कह रही थी? उसे जाने दे, अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। इधर बिहार में गांव के बारे में खबर छपने के बाद विभाग ने जानवरों के लिए चारा और दवाइयां भिजवा दी थी, जिससे सारे गांव वाले काफी खुश थे। पर मीना जानती थी कि ये सब अमर की वजह से ही संभव हो पाया है। हालांकि पशुपालन चिकित्सालय में नए डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी, इसलिए मीना ही गांव वालों की समस्या सुलझा रही थी। पर जब चिकित्सालय से दवाइयां लेने के लिए मीना वहां पहुंची, तो उसकी नजर उस आधी जली फाइल पर पड़ी, जो संजय ने अमर के सामने जलाई थी। इस फाइल में ऐसा था क्या? मीना ने वो जली हुई फाइल उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर फाइल के ज्यादातर पन्ने जल चुके थे। ये तो जल चुकी है, अब क्या करूं? तभी मीना ने देखा कि उसके पिता संजय को शहर जाने वाली सड़क तक छोड़ने जा रहे हैं। वो शायद वापस पटना जा रहा था। मीना दौड़ते हुए उनके पास गई। अरे बिटिया, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रही हो? वो बाबा ने आपको बताया था ना, मुझे पटना कॉलेज के काम से जाना था। उनका बार बार फोन आ रहा है, पर हर बार किसी न किसी वजह से मैं जा नहीं पाती। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर मैं आज संजय के साथ ही पटना चली जाऊं तो। पर बिटिया, आज ही जाना जरूरी है क्या? कल सुबह आराम से चली जाना। अब रात भी होने वाली है, पटना में कहाँ रुकोगी तुम? बाबा, मेरी सहेली है ना सीमा, वो कॉलेज के पास ही रहती है, मैं उसके घर पर रह लूंगी। संजय, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। संजय मीना को ले तो जाना नहीं चाहता था, पर सरपंच के सामने वो उसे मना भी नहीं कर पाया। थोड़ी देर में मीना अपना सामान लेकर आ गई और संजय के साथ पटना के लिए रवाना हो गई। ये अचानक पटना क्यों जाना चाहती है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? पर ऐसा होता तो ये अपने बेवकूफ बाप को जरूर बताती। संजय ने मीना को पटना बस स्टॉप के बाहर छोड़ा और वहां से निकल गया। पर संजय के जाते ही मीना ने पास में से ही एक टैक्सी बुक की और उसे संजय की गाड़ी का पीछा करने को कहा। संजय पटना की रिहायशी इलाके में आ गया था, जहां पटना के कुछ बड़े मंत्रियों का घर था। पर उस सड़क में जाते ही संजय की गाड़ी अचानक गायब हो गई। शायद उसे पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गाड़ी अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई? मैडम, क्या करना है? आप पटना हॉस्टल की तरफ ले चलो। मीना हॉस्टल के बाहर उतरी और अपनी दोस्त के घर रहने के लिए चली गई। तो तू कह रही है कि वो आदमी इतने दिनों तक नकली डॉक्टर बनकर तुम्हारे यहाँ रह रहा था? हाँ यार, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसान बुरा नहीं है। मीना सीमा से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां पड़े अंग्रेजी अखबार पर पड़ी। मीना ने वो अखबार उठाया, तभी सीमा हंसते हुए बोली, वो अखबार 1 हफ्ते पुराना है, तुझे अखबार पढ़ना है तो आज का अखबार टीवी के पास है। पर मीना ने वो अखबार पढ़ने के लिए नहीं उठाया था, बल्कि उस तस्वीर को देखने के लिए उठाया था जो अमर से मिलती थी। क्या हुआ? तो इस तस्वीर को इतने ध्यान से क्यों देख रही है? ये तो है वो। कौन? वो आदमी जो गांव में डॉक्टर चंदन की जगह रह रहा था। हाँ, उसका असली नाम अमर प्रताप सिंह है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर है। देखा जरा। सीमा ने मीना के हाथ से अखबार लिया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। इसमें लिखा है वो कॉलेज में अकाउंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है और इंडिया के यंगेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। उस पर शायद करप्शन को लेकर केस चल रहा है, तभी वो गांव में रह रहा था। पर उसका चंदन और उस फाइल से क्या कनेक्शन है? इधर संजय रवि से मिलने उसके अड्डे पर पहुंच गया था। सनी मेरे भाई, ये सब छोड़, ये बताओ उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? अरे उसके बारे में जान के हमको क्या करना? तूने सारे सबूत जला दिए ना। पर वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जितना मैंने गांव वालों से उसके बारे में सुना है, बहुत ही टेढ़ी खीर है वो। अरे यार, अगर रास्ते में आएगा तो वहीं पर जाएगा जहाँ पर चंदन गया है। चल तू ना जरा आराम कर, मैं बात करके आता हूँ। हाँ मालिक, बोलिए। मामला निपट गया ना? अरे मालिक, आप काम बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा भला हो सकता है क्या? आप चिंता मत कीजिए, सब कंट्रोल में है। पर कौन था ये आदमी जिसने रवि और उसके आदमियों को चंदन और उमा शंकर को मारने के लिए भेजा था? और क्या और भी लोग थे जो इस गैंग में शामिल थे? चंदन और उमा शंकर जैसे ईमानदार अधिकारियों के मरने के बाद एक बार फिर पशुपालन विभाग में पैसों की हेराफेरी जोरों से हो रही थी। इधर दिल्ली में वो दिन भी आ गया जब अमर को ईडी के सामने पेश होना था। अब तक ईडी को अमर के घर की छानबीन और बैंक अकाउंट डिटेल से इतना तो पता चल चुका था कि उसने खुद कोई रिश्वत नहीं ली थी। अमर, हमने आपकी बैंक डिटेल्स और पैसों का ब्यूरो चेक किया है, जिससे ये साबित होता है कि आपने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। पर फिर
दस्तावेजों पर आपके नाम की मुहर कैसे आई? क्या आप जानबूझकर उन लोगों की मदद कर रहे थे जो कि इस हेरा फेरी में शामिल थे? मेरे ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इत्तेफाक से हमने इसे एक ट्रायल बेस पर लगाया था। आप लोग इसे देख सकते हैं, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे किसने फंसाने की कोशिश की थी। और मैं अपने बारे में इतना ही कहूंगा कि मैं एक ईमानदार सरकारी अधिकारी का बेटा हूं और खुद भी एक सरकारी पद पर हूं, जिसके लिए ईमानदारी पैसों से कहीं बढ़कर है। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया है और अगर मैंने रिश्वत ली होती तो मेरा परिवार आज भी चांदनी चौक के एक छोटे से घर में नहीं रह रहा होता। हमारे पास भी लग्जरी गाड़ी होती। ठीक है, आप जा सकते हैं। अमर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद केबिन से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर उसकी माँ और बाबा और प्रदीप तीनों खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे और बाबा अपने खामोश चेहरे के पीछे अपनी टेंशन छुपाए हुए थे। क्या हुआ भाई? अधिकारियों ने क्या कहा? वहीं इतने में ईडी के कुछ अधिकारी भी बाहर आए और पत्रकारों के सामने अनाउंस करते हुए बोले, हमारी जांच में पता चला है कि अमर प्रताप सिंह पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कभी किसी से घूस नहीं ली, बल्कि उनके साथ के कुछ अधिकारियों ने उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया था। अमर को केस में क्लीन चिट मिल चुकी थी, जिसे सुनकर उसके माँ बाप भी खुश थे। मुझे माफ करना बेटा, जब तुमने कहा कि तुमने ये सब नहीं किया, तब मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैं जानता हूँ आपने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूं। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। पर भाई, वो लोग कौन थे जिन्होंने तुझे फंसाने की कोशिश की? प्रदीप ने इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी में अलीशा और उसके डैड श्याम शर्मा विभाग की तरफ आ रहे थे। पर जैसे ही अलीशा और उसके डैड को अंदर ले जाया जाने लगा, अमर दौड़कर उनके पास गया और अधिकारियों से कुछ पल की मोहलत मांगी। अमर ने एक नजर अलीशा की तरफ देखा और बोला, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया? फिर? जलन होने लगी थी मुझे तुमसे। हम दोनों ने अपने करियर की शुरुआत साथ में की, पर तुम्हें मुझसे पहले प्रमोशन मिल गया। जिसे देखो बस अमर अमर, और मेरा क्या? मैं भी तुम्हारे जितनी काबिल थी, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता फॉरेन मिनिस्ट्री में सीनियर ऑफिसर थे, उनके गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन थे, इसलिए हर काम का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें मिलता था। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं थी? अलीशा की आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देख अमर एक बार फिर टूट गया। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो उसकी कामयाबी को उसके पिता की दी विरासत मानती थी। तो तुम्हें लगता है कि मुझे प्रमोशन मेरे पिता की वजह से मिला, मेरी काबिलियत की वजह से नहीं? पर अलीशा ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अंदर चली गई। तभी उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अमर के ऊपर लगा दाग अब मिट चुका था, जिसके बाद उसे डिपार्टमेंट की तरफ से वापस काम पर आने के लिए कॉल भी आ गया। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही ज्वाइन करूंगा। अमर, पर तू तो कह रहा था कि तुझे बिहार के पशुपालन विभाग में हो रही गड़बड़ का पता करना है। अब तू वो सब कैसे करेगा? प्रदीप की ये बात सुनते ही अमर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, उसका रास्ता भी मैंने ढूंढ लिया है। अमर ने जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, उसने अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी, जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए चौंकाने वाली थी। अमर, आर यू श्योर तुम बिहार अपना ट्रांसफर कराना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की जरूरत दिल्ली में ज्यादा है, और हो सकता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो तो तुम्हें डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में जगह मिल जाए। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अभी बिहार का विभाग ही सही रहेगा। वहां जाने के बाद मुझे वो सीखने को मिलेगा जो मैं अब तक नहीं सीख पाया हूँ, और मीडिया के कैमरों से दूर रहूंगा तो काम भी बेहतर होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड कर देता हूँ। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। क्या बिहार ट्रांसफर होने के बाद अमर पशुपालन विभाग में हो रहे घोटाले का सच बाहर ला पाएगा? आखिर कौन है वो लोग जो इस पूरे स्कैम को चला रहे थे, और क्या हुआ जब चारा घोटाले का सच बाहर आया? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। अरे वर्मा जी, ये बताओ वो पशुपालन विभाग वालों का कोई जवाब आया या नहीं? अब क्या है कि साल खत्म हो रहा है, बिल ऑडिट नहीं करेंगे तो सरकार को खर्चा कैसे दिखाएंगे? अरे सर, उस विभाग का हर बार का यही नाटक है, आखिरी वक्त तक कोई जवाब ही नहीं देते। फिर बड़े साहब बोलेंगे कि बिल पास करा दो। पर अब ऐसा नहीं होगा। किशन लाल और वर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सूट बूट में एक लड़का उनके सामने खड़ा था। ये अमर था। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? पता नहीं है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट है, और वो भी फाइनेंस? तभी अमर ने अपनी जेब से आईडी निकाली और टेबल पर रख दी, जिसे देख वो दोनों खड़े हो गए। अमर प्रताप सिंह, न्यू ऑडिट हेड। सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मुझे बिहार सरकार के सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ला कर दो, और पशुपालन विभाग की भी। थोड़ी देर में वर्मा जी सारी फाइल लेकर अमर के केबिन में पहुंच गए, पर अमर को जिस फाइल की तलाश थी उसमें वो फाइल नहीं थी।
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की एक्सपेंस फाइल कहाँ है? सर, हम उन्हें कई बार नोटिस भेज चुके हैं, पर अभी तक उनके बिल हमारे पास आए नहीं है। उन्हें फाइनल नोटिस भेजो और वार्निंग दो। अगर अगले 5 दिन में बिल्स नहीं मिले तो उनके डिपार्टमेंट पर रेड होगी। किशन लाल वहां से जाने ही लगा था कि तभी अमर ने उन्हें रोकते हुए कहा, वो खैर जाने दो, आप अपना काम करो। अगर मुझे कोई फाइल चाहिए होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। अमर अपनी बात कहते कहते रुक गया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी पर यकीन नहीं था। शाम को काम खत्म करने के बाद अमर जल्दी में कहीं निकल गया। वर्मा जी, देख रहे हो, पहले दिन ही साहब समय से पहले चले गए और हम लोग यहाँ पर ओवर टाइम कर रहे हैं। विभाग से निकलने के बाद अमर पटना के बाहर वाली सड़क पर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वो वहां किसी का इंतजार कर रहा था। हल्की बारिश भी होने लगी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमर ने पलट कर देखा तो ये विपुल था, जो पहले अर्जुन के लिए काम किया करता था। अमर साहब, मैं विपुल, आपसे बात हुई थी ना फोन पर? तुम्हें कुछ पता चला? उमाशंकर और चंदन का खून करने वाले वो लोग कौन थे? तभी विपुल ने संजय और रवि की तस्वीरें अमर को देते हुए कहा, ये संजय उर्फ सनी रवि की गैंग का सबसे खतरनाक आदमी है। उमाशंकर को इसी ने मारा था और ये है रवि, इन सबका लीडर। उस दिन आपके होटल पहुंचने से पहले आसपास के लोगों ने रवि को होटल के बाहर देखा था। साफ है कि इसी ने चंदन को मारा था। रवि की गैंग पटना और आसपास के इलाके में बहुत ही बदनाम है। पर ये लोग पशुपालन विभाग के लोगों को सिर्फ ऐसे ही मारेंगे नहीं, किसी न किसी ने तो इन्हें उन लोगों को मारने के लिए सुपारी दी होगी। मैंने इसका पीछा किया था। ये हर 3 से 4 दिन में पीसीओ से किसी आदमी को फोन करता है। अब वो आदमी कौन था ये तो मैं पता नहीं कर पाया, पर सुना है कि रवि कल रांची जाने वाला है। मुझे लग रहा है शायद वो उस आदमी से मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम, और कुछ भी पता चले तो मुझे संदेश भिजवा देना। विपुल के जाने के बाद अमर ने कुछ देर सोचा और फिर पास के टेलीफोन बूथ से अर्जुन का नंबर डायल किया, जो इस वक्त रांची में था। हेलो, कौन? मैं अमर बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात अर्जुन जी से हो सकती है? अर्जुन, तुम्हारे लिए किसी अमर का फोन है। अमर का नाम सुनते ही अर्जुन बाथरूम से दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अमर, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे खबरी ने मुझे बताया कि रवि कल सुबह की ट्रेन से रांची आने वाला है, यानी कि वो परसों सुबह तक रांची रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। मुझे शक है कि वो वहां उस आदमी से मिलने आ रहा है जो इस सारे स्कैम के पीछे है। तुम्हें मेरे लिए उसका पता करना होगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। अर्जुन से बात करने के बाद अमर अपने कॉटेज के लिए जाने लगा, जहां वो ठहरा हुआ था। पर अचानक रास्ते में किसी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये जाम किस बात का है? अरे भैया, वो हमारे सीएम साहब है ना, उनकी रैली निकल रही है। अब चुनाव आने वाले हैं ना। हमारा नेता कैसा हो, यादव भैया जैसा हो, गरीबों का मसीहा यादव भैया। अमर भी बाकी लोगों की तरह उस रैली को वहां से गुजरते हुए देख रहा था। पर तभी उसकी नजर उन महंगी गाड़ियों पर पड़ी जो उस रैली में चल रही थी। इतनी महंगी गाड़ियां। इलेक्शन रुझान क्या लग रहा है? ये आएंगे क्या पावर में फिर से? अरे क्यों नहीं आएंगे, यादवों का, पिछड़ी जाति का, सबका वोट इन्हीं को तो जाता है। वहां खड़े लोगों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे बिहार में जो सरकार उस वक्त थी वो आम लोगों की सरकार थी, गरीब लोगों की सरकार थी। पर जिस तरह के हालात में उस वक्त बिहार के लोग रह रहे थे, उससे अमर को सरकार की करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फर्क नजर आने लगा था। पर यह कहानी तो देश के हर दूसरे नेता की थी, इसलिए अमर ने उस चुनावी रैली पर ध्यान नहीं दिया और जाम खुलते ही वहां से चला गया। अमर पशुपालन विभाग में हो रही हेरा फेरी का पता लगाने में लगा था। इधर रवि के झारखंड पहुंचते ही अर्जुन ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। पहुंच ही गए रांची। रवि स्टेशन से बाहर निकला और पास के होटल के लिए रवाना हो गया, पर वो इस बात से अनजान था कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद शाम को रवि रांची के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया, जहां पर किसी बिल्डिंग का काम चल रहा था। ये यहाँ पर क्यों आया है? पर तभी अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी सी ब्लैक रंग की गाड़ी उस तरफ आ रही थी। वो उस गाड़ी को देखकर वहीं एक पिलर के पीछे छिप गया। उस गाड़ी में से सूट बूट पहना एक आदमी निकला, जिसने रवि को उसके काम के लिए पैसे दिए। ये है कौन? अब उस दौर में सेलफोन तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए अर्जुन अपने साथ एक छोटा सा कैमरा लेकर चलता था ताकि जरूरत पड़ने पर तस्वीरें खींच सके। उसने उस कैमरे से रवि के साथ उस आदमी की कुछ फोटोज खींची और वहां से चला आया। इधर पटना में अमर विभाग से जुड़ी फाइल चेक कर रहा था। तभी उसने एक बात नोटिस की कि पशुपालन विभाग ने पिछले 1 साल में रांची ट्रेजरी यानी कि रांची वित्त विभाग से भारी मात्रा में अलग अलग कामों के लिए पैसा निकाला था। उस वक्त बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था और रांची बिहार की समर कैपिटल हुआ करती थी, इसलिए कई विभाग पटना और रांची के बीच बटे हुए थे। अमर हैरान था कि विभाग ने जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला था, पर फिर वो पैसा गया कहाँ? उसके कई बिल मिसिंग थे और जो बिल फाइल में लगे थे उनमें से ज्यादातर पक्के बिल नहीं थे।
अगर ये एक साल में इतने पैसे निकाले गए तो फिर पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया होगा। अमर ने अपने केबिन की बेल बजाई, जिसे सुन किशन लाल तुरंत उसके केबिन में पहुंच गए। सर आपने बुलाया मुझे? किशन लाल जी, मुझे बिहार पशुपालन विभाग के पिछले 5 साल के बिल चाहिए। सर इसमें तो वक्त लग जाएगा और ऑडिट की डेट नजदीक आ रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ वो फाइल्स कहाँ रखी है, मैं खुद जाकर उन्हें चेक कर लूंगा। सर ऊपर पहली मंजिल पर एक कमरा है जहां आपको 20 साल पुरानी फाइल्स भी मिल जाएंगी। ये सुनते ही अमर तुरंत उस कमरे में चला गया और एक एक कर सारी फाइल्स चेक करने लगा। उसका शक बिल्कुल सही था, ये स्कैम पिछले 1-2 साल से नहीं हो रहा था। वहीं फाइल्स निकालते हुए अमर को कुछ लेटर्स नजर आए। ये सारे कंप्लेंट्स लेटर थे, जिनमें से कई तो तकरीबन 12-13 साल पुराने थे और इन सभी में पशुपालन विभाग में गड़बड़ी की कंप्लेंट्स लिखी थी। क्या 1983 का कंप्लेंट लेटर? इसका मतलब ये घोटाला आज से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से चल रहा है। अमर ने वो सारे कंप्लेंट लेटर्स और फाइल इकट्ठी की और नीचे अपने केबिन में ले आया। ऑफिस के सारे लोग हैरान थे कि आखिर अमर कर क्या रहा है। किशनलाल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन कंप्लेंट लेटर्स को कभी रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया? वो सारे अधिकारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन सबको पहले से इसके बारे में पता था, पर सब कुछ पता होते हुए भी सब चुप थे। इधर रांची में अर्जुन घर लौटने के बाद पास के एक साइबर कैफे में गया। उन दिनों कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे और मुश्किल से कहीं पर एक साइबर कैफे हुआ करता था। हाँ भैया, कितनी देर के लिए कंप्यूटर चाहिए? 1 घंटे के 50 रुपए, आधे घंटे के 25। इतने पैसे? इस स्कैम को बाहर निकालने के चक्कर में तो मेरी पूरी सैलरी चली जाएगी। अच्छा ये लो। अर्जुन ने काउंटर पर पैसे जमा किए और अंदर जाने लगा। तभी साइबर कैफे वाले ने बोला, भैया आईडी, मेरा मतलब अपना पहचान पत्र भी तो दे दो। आजकल लोग आकर इंटरनेट पर पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, बिना आईडी के कंप्यूटर हाथ नहीं लगा सकते। अर्जुन ने चढ़ते हुए अपनी जेब से आईडी निकाली और फिर अंदर जाकर बैठ गया। वो कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट तो नहीं था, पर उसे इंटरनेट पर सर्च वगैरह करना आता था। उसने कैमरे की फोटो कंप्यूटर में अपलोड की और फिर उस फोटो को इंटरनेट पर सर्च करने लगा। पर उस आदमी के बारे में इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वो कोई लोकल बिजनेसमैन था। इंटरनेट पर तो उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं? आखिर कौन था वो आदमी जिसने रवि को पैसे दिए थे? विभाग में 10 साल से हेरा फेरी चल रही थी, तो फिर कभी सरकार को इसके बारे में क्यों पता नहीं चला? और कौन कौन था इस घोटाले में शामिल? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। क्या कटोरी लाल, कैसी चल रही है बेटी की शादी की तैयारी? बस आप लोगन की कृपा है, बड़े साहब को भी न्योता दिए हैं हम। बिहार के पशुपालन विभाग में रोज की तरह माहौल था, जब अचानक सरकारी अधिकारियों की एक टीम अचानक विभाग के अंदर आ गई। अरे कौन है आप लोग? हाँ, तभी मिश्रा जी की नजर अमर पर पड़ी। तुम तमीज से बात करो, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टेट डायरेक्टर हैं। सॉरी सर। आप लोग जाइए और विभाग के सारे जरूरी कागज जब्त कर लीजिए, और जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। अमर के अचानक रेड करने से विभाग के सारे अधिकारियों के चेहरे लटके हुए थे, जैसे उन्हें राज के खुल जाने का डर हो। वहीं इन सब के बीच एक आदमी चुपके से विभाग से बाहर आया और एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचा। हेलो हेलो। अरे कहाँ हेलो हेलो बोले जा रहे हो? आगे कुछ बकोगे भी। क्या हुआ? रेड पड़ी है, सारे पेपर्स की जांच हो रही है। कहाँ? अरे नालायकों, इसीलिए बोले रहे थे कि उन पेपर्स को जलाए दो। रेड की खबर अब तक मीडिया को भी लग चुकी थी और सारे न्यूज रिपोर्टर्स विभाग के बाहर माइक और कैमरे के साथ खड़े थे। इधर गांव में कुछ दिनों के हालात बेहतर तो हुए थे, पर फिर दोबारा सरकार की वही लापरवाही देखने को मिल रही थी। मीना भी उस दिन सच का पता लगाने के लिए संजय के पीछे गई थी, पर पटना शहर इतना बड़ा है कि उसके लिए संजय को ढूंढना नामुमकिन था। वो अपने घर में बैठे बस यही सोच रही थी कि जो अमर के साथ गाँव वालों ने किया वो सही था या गलत। तभी धनिया दौड़ते हुए उसके पास आया। मीना दीदी, वो अमर भैया। अमर का नाम सुनते ही मीना थोड़ा चौंक गई। पूरे गांव में सिर्फ एक टीवी था और वो था लखन के घर। इसलिए जैसे ही धनिया ने अमर का नाम लिया, वो दौड़ते हुए उसके साथ लखन के घर पहुंच गई, जहां पहले से गांव वालों की भीड़ लगी थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पशुपालन विभाग में रेड। सूत्रों के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। अरे ये तो वही है ना जो हमारे गांव में चंदन बनकर रह रहा था।
ये तो कोई सरकारी अधिकारी है। उस खबर को देखकर मीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। शायद उसे तसल्ली हुई थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अमर ने हार नहीं मानी और वो अपने मिशन को पूरा करने में लगा हुआ है। इधर रेड में जब्त किए हुए पेपर से अमर को गड़बड़ी के पुख्ता सबूत तो मिल गए, पर ये पैसे एक्चुअल में कहाँ गए और कौन कौन इसमें शामिल था, इसका पता लगाना अभी बाकी था। सर, बिहार वेटनरी एसोसिएशन ने ज्यादातर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी कंपनियों को दिए हैं जो इसके लिए एलिजिबल तक नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इसमें से कई सारी कंपनियां फेक हैं। एक काम करो, फेक कंपनियों की लिस्ट बनाओ और पता करो ये कंपनियां किस आदमी के नाम पर रजिस्टर है। ठीक है सर। अमर सर, आपके लिए किसी अर्जुन का फोन है। ठीक है, कॉल मेरे केबिन में ट्रांसफर करो। लेकिन जैसे ही वर्मा जी ने कॉल ट्रांसफर की, अमर ने वहां खड़े अपने साथियों की तरफ देखा। उसे शक था कि उसके डिपार्टमेंट से भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए उसने फोन उठाया और अर्जुन से बोला। इतना कहकर अमर ने फोन कट कर दिया। अमर के ऐसे बिहेव करने से पहले तो अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, पर फिर वो समझ गया कि जरूर अमर के आसपास कोई है। थोड़ी देर बाद अमर चाय पीने के बहाने बाहर आया और मौका देखकर एक पीसीओ में चला गया। हेलो अर्जुन, मैं अमर बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट में लोगों में से भी कुछ लोग इस स्कैम में शामिल हैं, इसलिए मुझे लगा ऑफिस के फोन पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। खैर, कुछ पता चला रवि रांची क्यों आया हुआ है? मैंने उसका पीछा किया था। वो किसी आदमी से मिला। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और फोटो भी खींच ली थी, पर इंटरनेट पर उस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन है। कल मैं आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, क्या पता गाड़ी के नंबर से कुछ पता चल जाए। मुझे कुछ बिल्स और फेक कंपनियों के नाम मिले हैं, पर समझ नहीं आ रहा इन फेक कंपनियों का पैसा आखिर किस तक पहुंच रहा था। वेटनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष को मैंने कुछ दिन पहले रवि के एक आदमी के साथ देखा था। मुझे लग रहा है कि ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। बाहर से जानवर मंगवाकर उनकी तस्करी भी की जा रही है, पर बिना सबूत के तुम उन लोगों पर हाथ नहीं डाल सकते। जानता हूँ। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अगर कुछ भी पता चले तो इन्फॉर्म करना। अमर फोन रखने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने कहा, एक बात और, थोड़ा संभल कर रहना। इस रेड के बाद इस स्कैम में शामिल लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। अर्जुन से बात करने के बाद अमर वापस गया और सारे पेपर्स को वापस से चेक करने लगा। किशन लाल की मदद से उसे उन लोकल कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम मिल चुके थे जिनके नाम पर सबसे ज्यादा बिल बने थे। पर जब उन कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस और कॉन्ट्रैक्टर्स के नामों को वेरीफाई किया गया तो वो सब फेक निकले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए और उन्हें विभाग के इन लूप होल्स के बारे में बताइए। मुझे लग रहा है इन लोगों ने कम से कम 200 से 300 करोड़ का घोटाला किया है। अमर ने सारी जरूरी फाइल्स अपने बैग में रखी और घर के लिए निकल गया। वो आज की रेड के बाद काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो घर के अंदर जाते ही सीधे सोफे पर बैठ गया और ऐसे ही आंख बंद करके झपकी लेने लगा। पर तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के पैरों की आवाज हो। पर इससे पहले कि वो पलट कर देखता, 2-3 लोग अचानक खिड़की के रास्ते उसके घर में घुस आए। उन सभी ने अपने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे और किसी के हाथ में बंदूक तो किसी के हाथ में चाकू था। तभी उनमें से एक आदमी ने गुस्से से अमर की तरफ देखते हुए कहा, पिछली बार तो बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। अमर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, पर तभी उनमें से एक आदमी ने चाकू से अमर के कंधे पर वार किया। पर इस हालत में भी अमर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनमें से दूसरे आदमी ने अपनी बंदूक निकाली और अमर पर गोली चलाने के लिए बंदूक लोड की। पर तभी पुलिस? उनको कैसे पता चल गया? पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही वो लोग घबरा गए और अमर को बिना मारे ही वहां से भागने लगे। पर तब तक पुलिस अंदर आ चुकी थी। पकड़ो सालों को। ये सभी रवि के गैंग के आदमी थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। अमर, आर यू ओके? अमर ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए सामने खड़े आदमी की तरफ देखा तो ये करण था, सीबीआई ऑफिसर। करण और अमर दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे, इसलिए जैसे ही अमर ने करण को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साले, थोड़ी जल्दी आ जाता। करण ने अमर को उठने में मदद की और उसे पास के अस्पताल ले गया। ड्रेसिंग के बाद अमर अपने वार्ड में बैठा आराम कर रहा था। तभी करण सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसके पास आया। लगा नहीं था कि डिपार्टमेंट तुम्हें और तुम्हारी टीम को इतनी जल्दी यहाँ भेज देगा। मेरी नजर पहले से यहाँ पर थी, मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो कैसे? पिछली गवर्नमेंट में भी तो चारा घोटाला सामने आ चुका है, तुम्हें नहीं पता क्या? तू कब की बात कर रहा है? 1985 की। तब उस वक्त के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टीएन चतुर्वेदी को बिहार स्टेट ट्रेजरी एंड डिपार्टमेंट्स की तरफ से मंथली अकाउंट सबमिशन में डिले की कंप्लेंट मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बिहार के उस समय के चीफ मिनिस्टर को एक लेटर भी लिखा था और बाद में खुद ही बिहार वेटनरी एसोसिएशन ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोटाले का खुलासा किया था। फिर तो ये सब बंद हो जाना चाहिए था। कैसे होता? 1990 में सरकार बदली
और बिहार वेटनरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को बदलकर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद शर्मा को वो पोस्ट दे दी गई, जिसके बाद सब कुछ माफिया ने कंट्रोल कर लिया। मैं काफी लंबे टाइम से इस केस पर रिसर्च कर रहा था और तुम्हें तो पता ही है, जब तक कोई सॉलिड एविडेंस हाथ में ना आ जाए हम लोग कहाँ बीच में आते हैं। इसलिए मैं किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जिसमें सरकार खुद केस हमारे हाथ में पकड़ा दे। तो क्या तुम जानते हो कि इस पूरे स्कैम में कौन कौन शामिल है? हाँ, मुझे कुछ लोगों पर शक तो है, जैसे वेटनरी एसोसिएशन का डायरेक्टर, जो कि इस केस में प्राइमरी अक्यूज्ड में से एक हो सकता है। इसके अलावा विभाग के 20 से 25 अधिकारी। 20 से 25 अधिकारी? हाँ भाई, विभाग 2 गुटों में बटा था। पहले वो जो माफिया के साथ मिलकर सारी हेराफेरी कर रहे थे, और दूसरे वो जिन्होंने सच को बाहर लाने की कोशिश की पर मारे गए। चंदन भी उन्हीं लोगों में से एक था। जो लोग तुझे मारने आए थे वो रवि के आदमी थे। अब बस एक बार रवि भी मिल जाए तो इस स्कैम को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। खैर, तू अब आराम कर, मैं जरा उनकी खबर लेकर आता हूँ। करण केस पर जांच करने के लिए निकल गया था। इधर एक रात अस्पताल में रहने के बाद अमर दूसरे दिन वापस लौट आया। अब तक अमर पर हुए हमले की खबर भी डिपार्टमेंट के लोगों तक पहुंच चुकी थी। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। साहब भी आती हीरो बनने निकले थे। अबे दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं। अब उनको क्या पता कि ई बिहार है बाबू, यहाँ पेन से कम और बंदूक से ज्यादा काम होते हैं। डिपार्टमेंट के लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अमर ऑफिस के अंदर आया, जिसे देख सब एकदम चुप हो गए। सर, आपको तो घर पर आराम करना चाहिए था। क्योंकि आप लोग अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो सरकारी नौकरी है, हर महीने समय पर तनख्वाह आ जाती है, पर कभी उन बेचारे गरीबों के बारे में सोचा है जो इस स्कैम की वजह से बर्बाद हो गए हैं? जो पैसा उन्हें उनके जानवरों के रख रखाव और पोषण के लिए मिलना चाहिए था, वो सरकारी अधिकारी अपनी जेब में रखकर बैठे हैं। अमर इतने गुस्से में था कि वहां खड़ा कोई भी आदमी उसके सामने सिर ऊपर करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। इधर अपने आदमियों के पकड़े जाने के बाद रवि इधर से उधर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पता नहीं पुलिस कहां से आ गई और सारा खेल चौपट हो गया। अब जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक छिपकर रहना ही ठीक होगा। एक काम करता हूँ, रांची चला जाता हूँ, वहाँ किसी को मेरे होने की भनक भी नहीं लगेगी। रवि प्लेटफॉर्म पर खड़ा रांची जाने वाली ट्रेन की तलाश कर रहा था, पर जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ने लगा, किसी ने जोर से उसका कॉलर खींचा और वो सीधा प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। ये करण था। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये तो बता दे किसके लिए काम कर रहा था, उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाना। कौन है चारा घोटाले के असली मुजरिम और कैसे किया जा रहा था इतने सालों तक घोटाला? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड कुकू एफएम पर। चल बता, कौन कौन शामिल है इसमें? किसने दी थी तुझे विभाग के उन 7 अधिकारियों को मारने की सुपारी? सुनो ये ऑफिसर, जितना जोर लगाना है लगा ले, पर मैं कुछ नहीं उगलने वाला। मैं जानता हूँ तुम ये सारी बकवास क्यों कर रहे हो। तुमको लगता है ना कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम्हारे मालिक आज नहीं तो कल तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लेंगे, है ना? करण की ये बात सुनते ही रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें शायद पुलिस और सीबीआई के बीच का फर्क नहीं पता। मैं तेरे मालिक से नहीं डरता और मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरे खिलाफ अच्छा खासा केस बनाकर तुझे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल सकता हूं। चल अब जल्दी बता, किसने कहा था वो सारे मर्डर तुझे करने के लिए? करण रवि से पूछताछ करने में लगा था। इधर अमर को फाइल की जांच करते हुए एक बड़ा सुराग मिल गया। ये सारी की सारी फर्जी कंपनियां झारखंड में रजिस्टर्ड है। अब चाहे ये नकली क्यों ना हो, पर वहां से कुछ ना कुछ तो पता चल ही सकता है। अमर ने ऑफिस में बीमारी का बहाना किया और रांची के लिए रवाना हो गया। इधर करण के काफी डराने धमकाने के बाद रवि ने भी अपना मुंह खोल लिया था। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन शामिल है, पर रांची में एक लोकल बिजनेसमैन है, हरीश खंडेलवाल। वो अक्सर मुझे पैसे देने आता था और उसी ने मुझे उन 7 लोगों के नाम दिए थे। इधर अमर जैसे ही रांची पहुंचा, स्टेशन पर अर्जुन उसे लेने आया हुआ था। तुम पर हुए हमले के बारे में सुना दोस्त, घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं, इतना भी नहीं। खैर, मुझे उस फेक एड्रेस पर जाकर पता करना होगा कि आखिर वो प्रॉपर्टीज एक्चुअल में किसकी है। वैसे उस आदमी का कुछ पता चला जिसे रवि मिलने आया था? वो कार हरीश खंडेलवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले 5 साल में पशुपालन विभाग के ज्यादातर टेंडर उसी को मिले हैं। तो कहीं ये फेक कंपनियां भी उसी की तो नहीं? हाँ, हो सकता है। उसके अलावा 2-3 बिजनेसमैन और हैं जिन्हें पिछले 3-4 साल में काफी मुनाफा हुआ है, पर उनके प्रॉफिट का सही सोर्स तो किसी को भी नहीं पता। तो चलो पहले उस हरीश खंडेलवाल से जाकर मिलते हैं। अमर और अर्जुन हरीश खंडेलवाल से मिलने उसके घर पहुंच गए, पर शायद हरीश को पहले से ही इसकी खबर लग चुकी थी। इसलिए जब अमर और अर्जुन वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं था। तुम्हारे साहब कुछ बताकर गए? कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे? नहीं, साहब कल रात काफी परेशान थे। वो किसी को बार बार फोन लगाए जा रहे थे, फिर फोन पर बात करने के बाद तुरंत घर से निकल गए।
उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है? हो सकता है। पर तभी अमर की नजर हरीश की गाड़ी पर पड़ी जो वहीं पार्किंग में खड़ी थी। उसने दोबारा घर की बेल बजाई। क्या हुआ साहब? मैंने कहा ना साहब घर पर नहीं है। तुम्हारे साहब के पास कोई और भी गाड़ी है क्या? हाँ, एक और गाड़ी है। उस गाड़ी का नंबर और डिटेल बताना। नौकरानी से गाड़ी की डिटेल लेने के बाद अर्जुन ने ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले अपने कुछ साथियों को उस गाड़ी की डिटेल दी और उस गाड़ी का पता लगाने को कहा। कहीं ये हरीश शहर छोड़कर भाग तो नहीं गया? अभी पता चल जाएगा। अगर बॉर्डर पार किया होगा तो ड्यूटी पर तैनात किसी ना किसी ऑफिसर ने तो उसकी गाड़ी का नंबर देखा ही होगा। अमर और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन के केबिन का फोन बजा। सर, आपने जिस गाड़ी का पता करने के लिए कहा था वो यहीं रेलवे फाटक के पास खड़ी है, पर हरीश की गाड़ी वहां पर क्या कर रही है? गाड़ी का पता चलते ही अर्जुन और अमर उस जगह पर पहुंच गए जहां हरीश की गाड़ी खड़ी थी। यहाँ से रेलवे का फाटक कुछ ही दूरी पर था। अर्जुन और अमर गाड़ी की छानबीन कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। ये करण की गाड़ी थी। तुम लोग मेरी जांच के बीच में आ रहे हो? अर्जुन ने हैरानी से करण की तरफ देखा। उसे पता था कि केस सीबीआई को रेफर हो चुका है, पर करण को वो नहीं पहचानता था। ये सीबीआई ऑफिसर करण है। करण ने अपने ग्लव्स पहने और कार से सबूत इकट्ठे करने लगा। तभी उन तीनों को किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़कर रेलवे फाटक की तरफ गए। एक आदमी फाटक पर पेशाब करने आया था जब उसने एक लाश देखी। उसी लाश को देखकर वो चीख पड़ा था। वहीं जैसे ही अमर, अर्जुन और करण वहां पहुंचे तो अर्जुन ने उस आदमी को देखते ही कहा, ये तो हरीश है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हरीश जो कि चारा घोटाले में प्राइम एक्यूज्ड में से एक था, उसकी किसी ने रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी थी। लगता है मालिक डर गया। क्या मतलब? तुम दोनों को लग रहा होगा कि इस घोटाले में विभाग के अधिकारी शामिल है ना? पर ऐसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर अधिकारी असल कल्प्रिट नहीं है तो फिर कौन है? करण ने एक नजर लाश की तरफ देखा और फिर बोला, लगता है ये खेल अभी और घूमने वाला है। अब हरीश के मरने के बाद ये सब साबित कैसे होगा? कौन कौन था इसमें शामिल? तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ जल्दी ही साबित कर दूंगा। पर अभी मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि घोटाले के पैसे कहाँ हैं। वैसे तुम दोनों को क्या लगता है, इन लोगों ने मिलकर कितने का घोटाला किया होगा? पहले मुझे लग रहा था कि विभाग ने 200-300 करोड़ की हेराफेरी की है, पर क्या ये केस करीब 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़? पर इन लोगों ने ये सारे पैसे छिपाए कहाँ होंगे? अमर, अर्जुन और करण इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर विभाग से हेराफेरी में चोरी किए गए 1000 करोड़ कहाँ गए होंगे। और इधर हरीश के मरने के बाद इस पूरे घोटाले के असली मास्टरमाइंड को अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा था। तुम लोगों से कुछ नहीं होता। वो रोबी भी किसी काम का नहीं निकला और वो अधिकारी सीबीआई के सामने जाते ही बाट बाट बोलने लगे। सीबीआई किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकती है। इससे पहले कि सीबीआई आपकी गर्दन तक पहुंचे, पैसों को ठिकाने लगा दीजिए। चुप करो, हमारी रोटी पर पलते हो। हमें काटने की कोशिश मत करो, हमें पता है हमें क्या करना है। इधर अमर, करण और अर्जुन पैसों का पता लगाने में लगे थे। तभी उनकी नजर पुलिस चौकी में लगे टीवी की तरफ गई, जहां खबर चल रही थी कि सीएम ने पशुपालन विभाग में हो रहे हेराफेरी के जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। स्कैम बाहर आया तो सरकार भी एक्शन में आ ही गई। वो एक्शन में नहीं आई है, अपनी धोती खुलने से बचा रही है। मतलब क्या यार, तुम अभी तक नहीं समझे? ये सब कुछ सीएम की मर्जी से ही हो रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सीएम खुद इन सब में शामिल है? हाँ, ये सच है। पिछले 10 साल से ये सब कुछ चल रहा है और सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी सारे अधिकारी चुप थे। ऐसा तो तभी हो सकता है जब सब कुछ सीएम की मर्जी से हो रहा हो। पर अगर हम लोग सीएम को अरेस्ट करने गए तब तो बवाल हो जाएगा। लोग उनको बहुत ही चाहते हैं और इसीलिए तो वो दूसरी बार पावर में आए हैं। इसीलिए तो अभी तक हमने जांच में कहीं सीएम का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर सीएम को भनक लग गई कि हमें सब कुछ पता है तो फिर वो बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी करण की टीम का एक आदमी उसके पास आया और उसके कान में कुछ बोला। खबर पक्की है? यस सर, ठीक है, तुम लोग रेड की तैयारी करो। क्या हुआ है? खबर मिली है कि फोडा स्कैम का पैसा प्लेन में छिपाकर दूसरे शहर ले जाया जा रहा है। इतना कहकर करण एयरपोर्ट के लिए निकल गया और इस बार खबर पक्की थी। सारा सामान जब्त कर लो। सर, आप सही थे, बैग में 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ मिल गए हैं तो बाकी 998 करोड़ का भी पता मिल ही जाएगा। ढूंढो। सीबीआई के पास अब तक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे हो चुके थे, इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए डायरेक्ट उनके घर पहुंच गई। और भले ही आज के जमाने में ये काफी आम बात हो, लेकिन उस दौर में किसी सीएम से 3 घंटे तक इंटरोगेशन करना कोई मामूली बात नहीं थी। और लालू प्रसाद यादव पहले मुख्यमंत्री थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चारा घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है। चारे के नाम पर किया 1000 करोड़ का घोटाला।
इस केस में सीबीआई की जांच 1 साल तक चली, जिसके बाद 1997 में लालू प्रसाद पर आरोप साबित होने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हम अपने लालू भैया को अरेस्ट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लालू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्कैम के सामने आने के बाद भी लालू प्रसाद यादव के सपोर्टर उनके साथ खड़े थे, पर क्योंकि उन पर आरोप सिद्ध हो चुका था, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। पर अगर सीबीआई की नजर से इस पूरे स्कैम को देखें, तो सीबीआई के पास जब ये केस पहुंचा था, उस वक्त एजेंसी ने पहले राज्य पुलिस के जरिए दर्ज किए गए 41 मामलों की जांच की और 23 मामले खुफिया रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए गए। यानी सीबीआई ने फॉर्डर स्कैम में करीब 64 मामलों की जांच की। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने चाईबासा खजाना मामले में पहला एफआईआर दर्ज किया था। चाईबासा झारखंड में एक नामी शहर है, जहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहे घोटाले पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं उसी साल सीबीआई ने बिहार के राज्यपाल से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की परमिशन मांगी थी और जून 1997 में उनके खिलाफ 55 अन्य लोगों के साथ इंडियन पीनल कोड की आर्टिकल 420 धोखाधड़ी और आर्टिकल 120 आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13B के तहत चार्जशीट दायर